दोस्तों, आपका अपना चैनल ट्रिकी स्टडी फन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये लेखपाल के लिए और आपकी यूपी प्लस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपके भौतिक विज्ञान में लगभग मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है कि विद्युत विभव अंतर की इकाई ऐसा इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर पहला है कि कूलाम, ऑप्शन नंबर दूसरा है जूल, ऑप्शन नंबर तीसरा है एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 है वोल्ट। इसमें आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 4 वोल्ट होगा, जो कि कूलाम है। कूलाम आपके विद्युत आवेश का मात्रक है। और जूल है, जूल आपके ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर आपकी धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो इसका सही जवाब होगा वोल्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा है कि अल्टीमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है तापमान, दूसरा है हवा की गति, तीसरा है ऊंचाई और चौथा है दाब। इसमें आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऊंचाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऊंचाई। ऊंचाई आपके अल्टीमीटर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अल्टीमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर वगैरह है, इससे संबंधित मैं आपको और भी जो मापक यंत्र है उसकी भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है। पहला ऑप्शन है कैलोरी, ऑप्शन नंबर दूसरे में BTU, ऑप्शन नंबर थर्ड में किलोवाट घंटे, ऑप्शन नंबर 4 में फोन। इसमें आपको सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब आपको क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फोन। इसका सही जवाब होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो BTU लिखा है कि BTU आपका होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। और जो जूल है, जूल का उपयोग ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका सही जवाब तो वैसे ऊर्जा की इकाई के लिए है, इकाई के लिए नहीं है, जो कि आपका फोन सही ऑप्शन होगा। और बाकी तीनों ये आपकी ऊर्जा की इकाई के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब आपको बताना है कि इसका सही जवाब आपका क्या होगा। निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 में फोटोमीटर है, पायरोमीटर है, सोलर मीटर है। ऑप्शन नंबर 4 में पायरोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका पायरोमीटर है, जो कि उच्च तापमान को मापने का कार्य करता है। फोटोमीटर है जो आपके फोटोमीटर जो कि प्रकाश की तीव्रता को मापता है, प्रकाश की तीव्रता को मापता है। और जो सोलरीमीटर है, सोलरीमीटर आपके सौर विकिरण को मापने का कार्य करता है। और जो पायरोजीओमीटर है, जो कि आपकी वायुमंडल में अवरक्त विकिरण स्पेक्ट्रम को मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए डायनामो प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी सौर प्रभाव, ऑप्शन नंबर 4 मैग्नस प्रभाव। इसका सही जवाब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डायनामो प्रभाव। डायनामो प्रभाव के द्वारा आपकी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है। और जो यहाँ पर आपका नंबर ऑप्शन दूसरा पहला सही होगा यहाँ पर। और जो डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव आपकी किसके लिए किया जाता है। डॉपलर प्रभाव आपकी तरंग की आवर्ती तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है, जैसे कि ट्रेन का सायरन सायरन जो बजता है, हॉर्न वगैरह बजता है, उसकी पिच डॉपलर प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। और सौर प्रभाव वगैरह मैग्नस प्रभाव है जो। और मैग्नस प्रभाव आपके किसी तरल का जो चक्रण होता है, जैसे कोई बेलन की आकृति की वस्तु होती है और कोई गोले की आकार की वस्तु होती है, उसको मापने के मैग्नस प्रभाव वहाँ पर कार्य करता है। जैसे कोई फुटबॉल का खिलाड़ी है, तो उस गेंद को वो अपनी उंगलियों पर ऊपर नचाता है, तो वो वहाँ पर आपका मैग्नस प्रभाव कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है वह उपकरण जो एक परिपथ में एक विद्युत की उपस्थिति की जांच करता है।
इसका सही जवाब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, कि इनमें से ऐसा कौन सा उपकरण है जो एक परिपथ में एक विद्युत की उपस्थिति की जांच करता है। पहला ऑप्शन है प्रतिरोधक, दूसरा है डायोड, तीसरा है वोल्टमीटर, चौथा है गैल्वेनोमीटर। तो इसका परिपथ विद्युत की उपस्थिति की जांच करता है, ऐसा कौन सा उपकरण? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर, जो कि आपकी विद्युत की परिपथ की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि एक समान परिपथ गति में वेग स्थिर है, दूरी स्थिर है, विस्थापन स्थिर है, गति स्थिर है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि इसका सही जवाब आपका क्या होगा। कि एक समान परिपथ है, कोई मान लीजिए गोल परिपथ है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सही हो जाएगा कि यहाँ इसकी गति है जो वो स्थिर रहती है, गति स्थिर रहती है। वेग स्थिर है, वेग स्थिर नहीं रहता है, दूरी स्थिर नहीं रहती है, विस्थापन स्थिर नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर वस्तु है या व्यक्ति है, ये कोई वृत्ताकार पथ हैगा जी, पूरा यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ये आगे जब बढ़ेगी तो इसकी वेग भी आगे बढ़ेगा, कि किसी वेग से चल रही होगी तो दूरी भी इसकी आगे बढ़ेगी। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है जी, तो यहाँ बढ़ेगा तो मान लीजिए 5 किलोमीटर बढ़ गया, तो इसकी दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो इसका विस्थापन बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी विस्थापन हो जाएगा। तो यानी कि जहाँ पर वेग है जो वो आपका परिवर्तन होगा, दूरी परिवर्तन होगी, विस्थापन परिवर्तन होगा। परंतु जो इसकी गति है, मान लीजिए 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसकी गति यही, इसकी गति तो स्थिर ही रहेगी। यहाँ पर भी 25 किलोमीटर चलेगा और यहाँ पर भी आपका 25 किलोमीटर रहेगा, यहाँ पर भी 25 किलोमीटर, यानी कि गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गति स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस अध्ययन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसमें से इन ऑप्शनों में से आपको सही बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन किस अध्ययन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण का विकिरण, ऑप्शन दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रवाह, ऑप्शन थर्ड है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ऑप्शन 4 है परमाणु मॉडल। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है वो फोटोन होता है, फोटोन के रूप, फोटोन से बना होता है। फोटोन अर्थात बंडलों के रूप में चलता है, बंडलों के रूप में रहता है। इकट्ठा वगैरह प्रकाश जब इकट्ठा चलता है, कोई प्रकाश यहाँ से सूर्य से प्रकाश चलता है तो बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है, जो कि कण के रूप में कार्य करता है। प्रकाश की तरंगें होती हैं, वो कण एक कण होता है, कण के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस प्रभाव में उन्होंने यही बताया था कि प्रकाश है जो वो फोटोन अर्थात बंडलों के रूप में चलता है और कण के रूप में एक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि हेनरी किसकी इकाई है? धारिता, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, प्रतिघात। तो इसमें आपका सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेरकत्व। हेनरी आपकी प्रेरकत्व की इकाई है, प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। अब जो धारिता की बात करते हैं तो धारिता की इकाई आपकी फैराड है, फैराड है, जिसे आप म्यू एफ से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, ओम को आप इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिघात मतलब किसी पर घात किया जाता है, तो ये तो होता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेरकत्व। तो धारिता का मात्रक आपका फैराड हो जाएगा और प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम हो जाएगा और प्रेरकत्व का मात्रक आपका हेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि प्रकाश किरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? पराभासी, पारभासी, पारदर्शक, उत्तल, अपारदर्शी। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अपारदर्शी। अपारदर्शी कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई लोहे की चादर है, अब यहाँ से कोई वस्तु प्रकाश है, प्रकाश चलेगा तो इसमें टकराएगा तो यह परावर्तित हो जाएगा, ना कि इसके बाहर नहीं निकल पाएगा। पारभासी वस्तु है, मान लो कोई कागज वगैरह है, तो कागज वगैरह रहेगा तो प्रकाश आएगा तो कुछ हद तक तो ये बाहर हो जाएगा, पार आभास तक तो हो जाएगा, आभास होगा यानी पारभासी हो जाएगा। पारदर्शक कोई कांच की वस्तु रख दी जाएगी तो तब भी प्रकाश
निकल जाएगा। कोई उत्तल लेंस वगैरह कोई भी लेंस रख दिया जाए तब भी प्रकाश आपका बाहर निकल जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि ध्वनि निम्न में से अधिकतम प्रसार करती है। कहाँ पर प्रसार अधिक करती है? गैस, शून्य स्थान, ठोस, तरल। इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ठोस। ध्वनि में ठोस में ध्वनि का प्रसार अधिकतम होता है। कोई ठोस वस्तु रख दिया जाए और उसमें हम यदि आघात किया जाए, उस पर ठोका जाए, तो उसमें ध्वनि सबसे अधिक निकलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण का एक उदाहरण है? लोहे का बक्सा, टेलीविजन, मशाल, बिजली का पंखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिजली का पंखा। बिजली का पंखा होता है जो आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें मोटर लगी हुई रहती है जो कि जब लाइट प्रभावित की जाती है, बिजली प्रभावित की जाती है पंखे में, तो जब मोटर ही चलती है, जब मोटर चलती है तो यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे लोहे का बक्सा है, लोहे के बक्सा में मान लीजिए हम आघात करते हैं, मान लीजिए मांसपेशीय पेशीय ऊर्जा होती है, वो आपका विद्युत पेशीय ऊर्जा को, अब लोहे का बक्सा हो गया, इस पर हम आघात करेंगे मतलब पेशीय ऊर्जा हो जाएगी। पेशीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टेलीविजन है, टेलीविजन में आपका विद्युत ऊर्जा को आपका ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। मशाल होती है, मशाल आपकी रासायनिक ऊर्जा को आप किस में बदलती है? प्रकाशीय ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिजली का पंखा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि 1 कूलम बटे 1 सेकंड, यानी कि 1 कूलम प्रति 1 सेकंड किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट के बराबर, 1 एम्पियर के बराबर, 1 वाट के बराबर, 1 ओम के बराबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 1 एम्पियर के बराबर। जब आपने पढ़ा होगा कि Q/T बराबर आपका I होता है। I क्या है? आपका एम्पियर विद्युत धारा है, जो कि Q बराबर I/T होता है, या Q बराबर आपका IT होता है। तो इसका 1 कूलम प्रति 1 सेकंड आपका एम्पियर 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है यहाँ पर कि किसी भी स्वतंत्र रूप से निलंबित वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है? सीधे निलंबन के बिंदु के नीचे, वस्तु के केंद्र से ठीक नीचे, जमीन पर, वस्तु के केंद्र पर। इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधे निलंबन के बिंदु के नीचे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि स्नेह वे पदार्थ हैं जो घर्षण घटाते हैं, घर्षण बढ़ाते हैं, घर्षण पर प्रभाव नहीं डालते हैं, कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि सही जवाब का क्या होगा। कोई स्नेहक पदार्थ है, मान लीजिए कोई तेल हैगा, तेल वगैरह है, तो यह क्या करता है? घर्षण मतलब यह आपके घर्षण को घटाता है। कोई मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल वगैरह है, तो उसमें उसकी नंग पुर्जों में आप तेल डालते हैं, तो उसकी घर्षण मतलब उसमें जो घरघराहट की आवाज़ आती है, तो आप उसमें तेल डाल देते हैं, तो उसकी घर्षण को कम करता है तेल वगैरह आपका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या है? आपको यहाँ पर लेजर का पूर्ण रूप बताना है। लेजर का पूर्ण रूप आपका क्या है? पहला ऑप्शन लिखा है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्पोटेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रे। फोर्थ में लिखा है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब आपका लेसर, एल से होता है आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाया था?
पहला ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा ऑप्शन है नील बोर, फोर्थ ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाया था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो हम पहले बता चुके हैं कि प्रकाश है जो, इनको इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था 1918 में। नहीं सॉरी, उसका ध्यान नहीं आ रहा, लगभग है। और जो मैक प्लैंक है जो, उनको वो ऊर्जा को हटाओ 1918 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। और नील बोर्स को परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत के रूप में 1922 में, किसमें, परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत इन्होंने दिया था। 1922 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं जो, उन्होंने सबसे पहले परमाणु को विभाजित किया था और परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था, और इन्हें 1908 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस सामग्री की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर ए चांदी, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, फोर्थ में कांच। इसमें आपको सही जवाब बताना है कि इसके निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। तो इसकी सबसे सही जवाब होगा आपका चांदी। चांदी की आपकी सबसे कम होती है। जैसे जो कांस्टेंट होता है, इसकी लगभग आपकी 4.90 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ होती है, 7 ओम मीटर होती है। और जो मैग्नीन है, मैग्नीन की लगभग 4.82 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ ओम मीटर होती है। और जो कांच की है, कांच की लगभग 10⁻11 से लेकर के आपके 10⁻15 ओम मीटर होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका चांदी। और चांदी की पता है कितनी होती है? लगभग चांदी की आपकी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। और जो चांदी का है, परमाणु क्रमांक इसका प्रतीक होता है Hg, और इसका परमाणु क्रमांक आपका 47 होता है। और परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो इसमें जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपके 47 का 2 गुना कर दिया जाए तो आपका परमाणु क्रमांक निकल आएगा। जैसे परमाणु क्रमांक Na सोडियम है, सोडियम का Na 11 होता है, 11 के 2 गुना किया जाए, 11 दूनी 22 और 1 23, उसमें प्लस 1 जोड़ दी जाए। ऐसे Hg का परमाणु क्रमांक आपका 47 है, 47 का 2 गुना कर दिया जाए और उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो उसका परमाणु भार निकल आएगा या परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा इस तथ्य की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि की तुलना में बहुत तेजी से यात्रा करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है रात की आकाश में सितारों की जगमगाहट। ऑप्शन नंबर दूसरा कहता है माचिस की तीली की रोशनी। ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है तड़ित वृष्टि। तड़ित वृष्टि का मतलब होती है तेज वर्षा या तेज बिजली का कड़कना। और ऑप्शन नंबर फोर्थ कहता है मरीच की। तो इसका सही जवाब बताना है कि प्रकाश है जो, वो ध्वनि की तुलना में बहुत तेजी से यात्रा करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। तड़ित वृष्टि के कारण आपकी प्रकाश की गति है वो ध्वनि की गति से बहुत तेज होती है। जैसे मान लीजिए कि जो जब बिजली कड़कती है तो उसकी प्रकाश की गति ध्वनि की गति, जब बिजली कड़कने की आवाज़ आती है उससे पहले ध्वनि की, और जो प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है कड़कने से लगभग जो प्रकाश ध्वनि की गति होती है आपकी लगभग 300 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की गति होती है आपकी 300 मीटर पर सेकंड होती है। और जो प्रकाश की गति होती है वो आपकी लगभग 186 और 282 मीटर पर सेकंड।
इसकी इतनी चाल होती है, यानी प्रकाश की। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका थर्ड दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि क्यूरी बिंदु एक तापमान है जिस पर पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय सामग्री उनकी चुंबकीय गुणों में तेज बदलाव से गुजरती है। ऑप्शन नंबर थर्ड में है विद्युत चालकता खो देती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है धातु का संचारण होता है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब आपका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, चुंबकीय सामग्री उनकी चुंबकीय गुणों में तेज बदलाव करती है। इसका यही दूसरा जवाब सही हो जाएगा। क्यूरी बिंदु, क्यूरी बिंदु आपका लगभग आपको क्यूरी तापमान को ही कहा जाता है। क्यूरी बिंदु आपके क्यूरी तापमान को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला कहता है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा कहता है आर्द्रता मापी। ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है सापेक्ष घनत्व साधन। ऑप्शन नंबर फोर्थ कहता है हाइड्रोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा आपके द्रव्यों का घनत्व मापा जाता है। और जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर आपका वायुमंडलीय दाब को मापता है। और जो आर्द्रमापी होती है, आर्द्रमापी आपको पता ही है नमी वगैरह को मापने का कार्य करता है। आर्द्रता को मापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर होता है आपका। और सापेक्ष घनत्व साधन को मापने के लिए आपको हाइग्रोमीटर प्लवनशीलता के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसको द्रव और ठोस को हाइड्रोमीटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर द्रवों की सापेक्ष गति को मापने के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि एक वात दर्शक मुर्गा का उपयोग मुख्य रूप से के लिए किया जाता है। कहाँ, किसके लिए किया जाता है? वायु की गति निर्धारित करने में, वायु के प्रवाह की दिशा निर्धारित करने में, तापमान निर्धारित करने में, वायु में आर्द्रता निर्धारित करने में। इसका सही जवाब होगा आपका वायु के प्रवाह की दिशा निर्धारित करने। आपने देखा होगा बात दर्शक मुर्गा क्या होता है? आपने जब मूवी वगैरह राजस्थान में देखा होगा कि ऊपर एक कटोरी जैसी 4 कटोरी वगैरह बनी रहती हैं और ऊपर मुर्गा बना रहता है। तो यह क्या करता है कि जब वायु आती है तो इन कटोरियों में भर जाता है, तो ये घूमने लगती हैं। तो इसकी प्रवाह की दिशा बताती है ये कटोरी की वायु है जो वो किस दिशा से चल रहा है, किस दिशा से चल रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, वायु की प्रवाह की दिशा को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि दूध का घनत्व निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? दूध, तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि दूध का घनत्व निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है लैक्टोमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 कहता है हाइग्रोमीटर। इसका सही जवाब होगा आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा आपका दूध का घनत्व मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर के द्वारा आपका गुरुत्वाकर्षण वगैरह, हाइड्रोमीटर के द्वारा गुरुत्वाकर्षण मापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा आपका वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा आपका आर्द्रता या नमी, जो कि हवा में जलवाष्प की मात्रा को मापता है। आर्द्रता मतलब नमी को मापता है कि जलवाष्प में कितनी नमी है, हवा में जलवाष्प की कितनी मात्रा है। तो इसका सही जवाब आपका लैक्टोमीटर होता है जो दूध की घनत्व को मापता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि कारों के हैंडलूम में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला कहता है परवलयिक अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर दूसरा कहता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर तीसरा कहता है समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर चौथा कहता है दोनों, ए और दूसरा। तो इसकी बात की जाए कि कारों के हैंडलूम में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण होता है जो कि किसी बड़ी वस्तु को
छोटी वस्तु के आकार में बदल देता है, और उत्तल दर्पण होता है कि किसी छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु में बदल देता है, और अवतल दर्पण आपकी किसी छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु में बदल देता है, बड़ी वस्तु को आपकी छोटी वस्तु में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि समतल दर्पण से बनने वाली छवि हमेशा कैसी होती है? भ्रामक छवि होती है, आभासी छवि होती है, वास्तविक छवि होती है, और प्रतिबिंब छवि होती है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भ्रामक छवि, आभासी छवि, छवि वास्तविक छवि। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, आपकी आभासी छवि हो जाएगी इसकी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो यदि पसंद आई है तो एक बार लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो मैं उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आप तक लाऊंगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।